ఈరోజు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అదేవిధంగా జలశక్తికి సంబంధించిన మంత్రివర్యులు అంతకుముందు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి హయాంలోని ఇప్పుడు మళ్ళీ నరేంద్ర మోడీ గారి 2 రోజుల పర్యటన విశాఖపట్నం అదేవిధంగా పలాస వెళ్ళే మిమ్మల్ని ఉద్దేశించి వారు మాట్లాడతారు. అలాగే రాష్ట్ర నాయకులు శివాజీరాజు గారు, దిలీప్ వర్మ గారు మా డిస్కషన్ పాల్గొనడం జరిగింది. ఇప్పుడు మా ముఖ్య అతిథి శ్రీ विशाखापट्टनम के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट सबका मैं मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। पहली बार आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। थोड़ी इसकी आवाज़ कम कर दीजिए ना, अभी ठीक चल रही थी। तुम रहने दो, तुम मत करो भाई, उसी को करने दो। बात पहले मैं अपने विभाग की बता देता हूं। जल शक्ति मंत्रालय में जल से जुड़े सारी चीज़ें आती हैं, उसमें बांध भी आती हैं, नदियाँ भी आती हैं, पीने का पानी भी आता है, ज़मीन के भीतर जो भूजल स्तर है वो भी आता है, रिचार्जिंग का सिस्टम भी आता है। जल से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो जल शक्ति मंत्रालय में मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री उनके बनने के बाद एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया वर्क कल्चर डेवलप हुआ। उसमें जिस हिस्से का की जिम्मेदारी मैं देखता हूं, उसमें जल जीवन मिशन और स्वच्छता और वेब कॉस 3 मेरे पास है। बाकी WR का बाकी हिस्सा हमारे दूसरे MOS के पास में है। लेकिन मैं जल जीवन मिशन के बारे में आपको भी बजट आपने देखा होगा कि इस वर्ष 60,000 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन के लिए रखा गया है। लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है, चार्टिंग भी उसकी बड़ी क्लियर है कि 2020 में गोवा ने अपना लक्ष्य तय किया था और उसने प्राप्त किया। 2021 में 3 UT अंडमान निकोबार, आपका पांडिचेरी और अपना दमन दीव, उसने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। 2 राज्य थे उसमें, तेलंगाना और हरियाणा, उसने भी अपना लक्ष्य प्राप्त किया। जिन और ये सहमति राज्यों की दृष्टि से हुई है, जिन राज्यों ने कहा वही तारीख उस कैलेंडर में है। लेकिन भारत सरकार ने यह तय किया है कि 2024 तक हर घर तक पीने का पानी पाइपलाइन के द्वारा पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो दूसरी बात कही है, उन्होंने कहा है कि पानी पहुंचेगा, पाइप लग जाएंगे, लेकिन स्रोत 12मासी है क्या? पूरे समय वो स्रोत पानी की सप्लाई दे पाएगा? ये सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने जो टाइम पीरियड दिया कि कम से कम 15 साल तक अगर वो सोर्स लगातार काम करे, जनसंख्या बढ़ने के बावजूद भी, तो हम उसको परमानेंट सोर्स आज की तारीख में मानेंगे। लेकिन रिव्यू इसलिए करना होगा क्योंकि 15 साल बहुत बड़ी टाइम पीरियड नहीं है, इसलिए उसके बीच में उसको रिव्यू करके उसके बारे में, विकल्प के बारे में सोचना होगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि यदि कहीं पर पानी का सोर्स है ही नहीं तो मल्टी विलेज स्कीम बनाकर आप किसी डैम से पीने के पानी की गारंटी दीजिए। इन दोनों बातों के बाद जब स्रोत पर यह बात स्पष्ट हो गई तो फिर उन्होंने कहा कि पानी की क्वालिटी की चिंता कौन करेगा। तो ये तय हुआ कि प्रत्येक गांव में या ग्राम पंचायत में 5 महिलाओं को प्रशिक्षण होना चाहिए योजना पूरी होने के पहले, और वो 5 जगह पर रैंडम सैंपल करें, महीने में 2 बार, 1 बार। ये पानी समिति तय करे, ये भारत सरकार तय नहीं करेगी। और उन्होंने तय किया कि आप एक सोर्स पर कंपलसरी है, एक लास्ट पॉइंट जो भी तय हो, लेकिन वो 5 घर रिपीट नहीं होंगे 1 वर्ष तक। और इसलिए ये चार्ट ऐसे बनाया जाना चाहिए कि रिपीटेशन ना हो, और वो सैंपल लें और उनको लगता है कि पानी में कहीं सैंपल गड़बड़ है तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट की लैब को पहुंचाए, तब PHE उसमें इन्वॉल्व होगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होगा कि पानी में कहीं दूषित कोई चीज़ है उसमें। बाद में उन्होंने कहा कि नल जल योजनाएं बन जाती हैं, वाटर सप्लाई हो जाती है, लेकिन चल नहीं पाती। मेंटेनेंस कैसे होगा, चलेंगी कैसे? हमारी चुनाव प्रक्रिया ने भी इस मामले में काफ़ी व्यवधान पैदा किए हैं। तो नगर निकाय हो या पंचायत हो, इससे इतर पानी समितियां बने जिसमें 50% महिलाएं हों, और पानी का शुल्क लेकर उसके ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए वो व्यवस्था चलती रहे। पानी कितने घंटे चलेगा,
अन्यथा जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं वो प्रेशर पॉलिटिक्स में आते हैं। अगर एक आदमी को 55 लीटर पानी चाहिए तो 1 घंटे या 2 घंटे की वाटर सप्लाई स्टार्ट हो कर लोगों के पास पानी पहुंच सकता है, उसका उसको ड्रॉप करना चाहिए, या दिन में 2 बार दें या 3 बार दें, 1-1 घंटे, जो भी सिस्टम तय करना है वो गांव के लेवल पर हो, लेकिन वो पानी समिति तय करे। फिर चौथी बात उन्होंने कही कि जब हर घर तक पानी होगा तो अगर पर हेड हम 55 लीटर पानी देते हैं तो 5 लोगों के परिवार में 250 लीटर से ज़्यादा ग्रे वाटर निकलेगा। वो शौचालय में भी उपयोग होगा, भोजनालय में भी होगा, बाकी निस्तार में भी होगा। ये इतनी बड़ी मात्रा में जो ग्रे वाटर निकलेगा, ये इसका क्या करने वाले हैं? इसलिए ग्रे वाटर मैनेजमेंट, नहीं तो वो शहरों जैसी हालत होगी कि नदियां नाले बन गए और बाकी परिस्थितियां गड़बड़ाएंगी। गांव में अक्सर ढाल की तरफ ही हमारा वाटर की सोर्स होता है, और इसलिए उन्होंने कहा कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट का काम आज से ही शुरू होना चाहिए। अगर 5000 की आबादी से ज़्यादा का गांव है तो ग्रे वाटर मैनेजमेंट पहले चरण में ही पूरा होना चाहिए इस वाटर सप्लाई के साथ। फिर उन्होंने कहा ODF प्लस स्वच्छता का अभियान भी इसी के साथ है। पानी है तो शौचालय स्वच्छ रहेगा, पानी नहीं है तो वो स्वच्छ हो नहीं सकता। तो इन दोनों को क्लब कर कर देखना होगा। घरों में भले शौचालय बन गए होंगे, लेकिन वो पानी तो नाली से थ्रू नीचे ही जाएगा। तो उन्होंने कहा ODF +2 की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, इनमें कंपलसरी जल जीवन मिशन से ही पाइपलाइन से पानी कनेक्ट किया जाए। उसके लिए सेपरेट किसी आवेदन की जरूरत नहीं है। अगर कहीं कोई बड़ा धार्मिक स्थान है या साप्ताहिक बाजार लगता है तो वहां पर भी टॉयलेट बनाकर उनको कनेक्टिविटी देने की जरूरत है, लेकिन कंपल्सन किया गया स्कूल, अस्पताल और आंगनबाड़ी। इसलिए जो हम आंकड़ा लेते हैं वो इनका लेते हैं, लेकिन साथ में उसमें ये भी कहा गया है कि यदि 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ बाजार लगते हैं, साप्ताहिक बाजार जो लगते हैं, या फिर कोई बड़ा धार्मिक स्थान है जहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो वहाँ पब्लिक टॉयलेट होना और जल जीवन मिशन की कनेक्टिविटी वहाँ तक पानी की होनी चाहिए। ये बातें जल जीवन मिशन को लेकर है। और एक बात है कि ये 60,000 करोड़ रुपया ग्रांट नहीं है, जो राज्य जितना उपयोग करना चाहे वो कर सकता है, क्योंकि रेशो सबके अलग है। नॉर्थ ईस्ट का 90-10 है, मैदानी जो राज्य हैं उन सबके 40-60 है। तो जो रेशो है उस रेशो के मुताबिक वो अपना शेयर करें, और जितना मर्जी आए, जितने समय के पहले वो अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं वो कर ले। हरियाणा ने समय के पहले किया, अभी हिमाचल 2024 में लक्ष्य था, वो 2022 में पूरा कर रहा है। बिहार 92-93% है, जबकि वो जल जीवन मिशन का उसने पैसा नहीं लिया। तो ये चीज़ें भी हैं, ये उदाहरण भी हमारे सामने हैं कि लोगों ने किए हैं। दूसरी बात आती है फूड प्रोसेसिंग की। भारतीय खान पान राज्यों की हमारी विभिन्नताएं हैं, उनका उसको पसंद किया जाता है, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी। 2 चुनौतियां बड़ी थी। हमारे कंटेंट पर जाकर क्वालिटी को लेकर हम पर क्वेश्चन मार्क होता था, हाइजीनिक है कि नहीं, फैट ज़्यादा है, मीठा ज़्यादा है, कोई मिर्ची ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। लेकिन इसके पैरामीटर्स के बारे में निश्चित रूप से हमारे सामने एक बड़ी चुनौती थी। और दूसरा था कि कोई भी भारतीय कंपनी खाद्य प्रसंस्करण की दुनिया में बिस्किट को छोड़कर हमारी कोई वर्ल्ड वाइज नॉन हमारी कोई कंपनी नहीं है भारतीय। प्रधानमंत्री जी की मंशा ये है कि कोई भारतीय खाद्य प्रसंस्करण की कोई भी कंपनी, कोई भी व्यापार करता हो, प्राइवेट हो, बाकी उसके बड़ी कंपनियां हो, वो उसको भारत सरकार मार्केटिंग ब्रांडिंग में 50% की मदद करेगी। वो देश में जाकर भारतीय खान पान के बारे में अपने ब्रांड को दुनिया के ब्रांड के सामने मुकाबले खड़ा करे। और दूसरी बात थी कि क्वालिटी कंट्रोल, और इसलिए लैब्स को पैसा देने का काम शुरू किया। इंडिविजुअल कोई लगाए, कोई संस्था लगाए, हम पैसा देते हैं फूड प्रोसेसिंग में, स्वयं सरकार कुछ नहीं करती है। हम किसान को भी पैसा देते हैं, FPO, सोसाइटी, समूह, इनको भी पैसा देते हैं, उद्योगपति को भी पैसा देते हैं। पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि आप देश का नाम ऊपर बढ़ाइए, लेकिन क्वालिटी से समझौता मत करिए। और इसलिए एक लैब को मैं अभी देख के आया हूँ, उसको हमने 2.91 करोड़ दिए थे, 20 में सैंक्शन हुआ था, अभी 19 साल 2022 में कर लिया, मैं आज देख कर आया हूँ। और साथ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में मैपिंग करिए, जो हमारे क्लस्टर्स हैं, मेगा फूड पार्क, मिनी फूड पार्क, या कोई इंडस्ट्रियल एरिया है स्टेट का, वहाँ तो कंपलसरी होना ही चाहिए। लेकिन अब क्राफ्ट पैटर्न बदल रहा है।
लोग अपनी छोटी इंडस्ट्री कहीं लगाते हैं तो वो फूड का सैंपल 3 घंटे से ज़्यादा का समय उसको ना लगे, नहीं तो उसके कंटेंट बदलेंगे अगर हवाई व्यवस्थाएं नहीं है तो इसलिए लैब की मैपिंग हो रही है कि जहाँ जो वैक्यूम प्लेसेस होंगे वहाँ हम प्रमोट कर रहे हैं कि कोई प्राइवेट आदमी भी तैयार होगा, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है कि अगर उसको 100 से कम सैंपल मिलेंगे तो उसका सर्वाइवल नहीं है। कोई भी लैब लगा तो लेगा, उसकी कॉस्टिंग बहुत है फूड प्रोसेसिंग लैब्स की, लेकिन उस सब के बावजूद भी कोई वैक्यूम प्लेस ना रहे, ये लक्ष्य भारत सरकार का है। और उसी का परिणाम है कि हमने इस बजट में 137% बजट फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय का बढ़ा है। और हमारी 2 बड़ी पसंदीदा स्कीम्स हैं, एक प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और PMFME। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में 7 कंपोनेंट थे, इसमें मेगा फूड पार्क आपके यहाँ पर 3 हैं, कंप्लीट एक भी नहीं है, ये सब पहले की चलती हुई योजनाएं हैं। लेकिन एक है श्रीनी फूड मेगा फूड पार्क, दूसरी गोदावरी और तीसरा अभी स्टेट गवर्नमेंट का जो इनका PSU है उसने आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निगम, ये अभी प्रचालित नहीं है, चालू नहीं है, लेकिन कंप्लीट अभी कोई नहीं है। ये पुरानी स्कीम्स के कारण है। अब हमने मेगा फूड पार्क की स्कीम को बंद किया है और इसकी जगह पर मिनी फूड पार्क के कंसेप्ट को लेकर आए हैं, क्योंकि इसमें जो 2-3 हमने दोष देखे थे उनको सुधार कर हम उसको शुरू करने वाले हैं। यूनिट स्कीम भी इसी में आती है कि यूनिट जब लगता है तब भी भारत सरकार ही पैसा देती थी। डेवलप करने का पैसा प्रमोटर को मिलता था, ज़मीन उसकी, उसने साइट देखी नहीं, रोड वहाँ है नहीं, तो आपको यूनिट वाला जा नहीं रहा। और डेवलप करने के बाद उन्होंने कॉस्ट का स्लैब इतना रखा कि कोई नया आदमी वहाँ पर जा नहीं रहा। तो ये जो कमियाँ दिखी हैं इनको दुरुस्त करके मिनी फूड पार्क की योजना इसमें आएगी। और मैं आपसे भी कहूँगा कि साइड पर इसको ज़रूर देखना चाहिए, किसान संपदा योजना को, ये बेहतरीन स्कीम है। और दूसरा PMFME में 24 लाख हमारे लघु इकाइयाँ हैं फूड प्रोसेसिंग में काम करने वाली, उसमें समूह भी हैं, बाकी छोटी इंडस्ट्री है जो घरों में लोग अपना तैयार करते हैं। उसमें से 2 लाख की संख्या तय की गई है कि 2 लाख इन लघु उद्यमियों को 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए देकर इनको अपग्रेड करना है। लेकिन अभी इस बार तो बहुत कम आवेदन आए हैं, 22,000 ही आए थे। मैं कल मध्य प्रदेश के एक जिले में था तो मैंने कहा कि 752 समूह ने आवेदन दिया। और उसमें जो एक बड़ी कठिनाई थी जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने तो ठीक कर दिया, अब यहाँ की मुझे जानकारी अभी नहीं है, कि समूह आजीविका मिशन में रजिस्टर होते हैं और समूह को कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती और वो उनकी जो रिकवरी रेट है वो 95% से ऊपर है। ये आंकड़ा तो आपकी जानकारी में है। लेकिन यदि फूड प्रोसेसिंग में कोई समूह काम करे तो उसको सीड मनी 5,000 रुपये ज़्यादा मिलती है, उसमें 35,000 है जो समूह है। अगर फूड प्रोसेसिंग में है तो उसको 40,000 सीड मनी है हमारी मंत्रालय से। और साथ में अगर वो लोन लेता है 10 लाख का, 10 लाख की स्लैब है उसमें, 10 लाख तक वो ले सकता है, उसमें 35% की सब्सिडी है उसको, बाकी समूह को सब्सिडी नहीं मिलती है। तो ये उसकी सीड मनी से का काम कर सकती है। तो कई बार सीड मनी चूंकि वो ले चुका होता है NRLM में, तो दोबारा कैसे दें तो अधिकारी के लिए मुश्किल है। तो हमने हमारे यहाँ सिंपल सर्कुलर से काम चलाया कि अगर किसी ने सीड मनी ले ली तो आप उसको 40,000 मत देना, 35 में वो संतुष्ट रहेगा, लेकिन आप उसको कन्वर्सन का मौका दीजिए। अगर वो फूड प्रोसेसिंग में काम करना चाहता है और उसमें आगे बढ़ता है तो जब वो बैंक में लोन लेने के लिए जाएगा तो उसको 35% की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। और उसकी चूंकि वित्तीय साक्षरता अच्छी है और उसका जो रिकवरी रेट है वो 95% है, तो वो उसका भी भला होगा और समाज का भी भला होगा। तो ये कन्वर्सन उसमें हुआ है, पर ये बड़ा आंकड़ा है और बहुत जल्दी आप जैसे आप लोगों की भी जानकारी में होगा। मुझे लगता है कि इन चीज़ों को प्रचारित करने की ज़रूरत है और जो छोटे छोटे कंप्लायंस हैं या गैप्स हैं इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो प्रधानमंत्री ने बड़े साफ शब्दों में कहा है जितना जल्दी हो सके कंप्लायंस को कम करिए। मैं आपको भी निवेदन करता हूं, यदि आपको कोई सुझाव आपके ध्यान में आता है, आप पत्रकारिता इस क्षेत्र में काम करते हैं, 10 जगह पर जाते हैं, आपको लगता है कि ये नियम इसमें आड़े आ रहा है,
आप मुझे डायरेक्ट मुझे भेजिए और हमें लगेगा कि ये सबके लिए भला हो सकता है। कंप्लायंस को कम करना इस देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है, अन्यथा भारत का खान पान दुनिया में इतना पसंद है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन गुणवत्ता और मार्केटिंग ब्रांडिंग की कमी के कारण हम यहाँ पर हैं। लेकिन मुझे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दोनों इन विभागों में जितनी जानकारी मुझे देनी थी मैंने आपको दी है। आप कोई चीज़ पूछेंगे तो मुझे बताइए। एक आंकड़ा जल जीवन मिशन का जरूर यहाँ का, वो आपके पास भी होगा। तो आप हमारी साइट है जो हर दिन अपडेट होती है और राज्य ही आंकड़े डालते हैं। इस पोर्टल पर आप कभी भी जाएंगे तो स्टेट में जा सकते हैं, स्टेट के नीचे जिले में जा सकते हैं, जिले के नीचे गांव में भी जा सकते हैं। तो कई बार हमें आंकड़े चेक करने हो और आपको फील्ड विजिट में कभी आंकड़े टैली करने हो या रिपोर्ट बनानी हो तो सबसे आसान तरीका है साइट पर जाना, क्योंकि आंकड़े राज्य सरकार के ही होते हैं, वो हर दिन बदलते हैं। तो अभी की जो आज की मैंने अभी आंकड़ा निकाला है वो 54,56,737 है। तो जो स्टेट की हाउस होल्ड की वो है उसका ये 57% है, 57.84%। जब जल जीवन मिशन शुरू हुआ था तब 30,74,310 हाउस होल्ड में टेप वाटर कनेक्शन था और वो था 32%। अब ये बढ़कर हो गया है 57.34%। और 2 दिन बाद आप देखेंगे तो ये आंकड़ा थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक आंकड़ा है जो मैंने आपके ध्यान में लाया, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जल जीवन मिशन की इस हर घर जल की वेबसाइट पर जाकर आप कभी भी चेक करें, और मुझे लगता है उसमें भी कोई कमी दिखती है तो आप बिल्कुल मुझे SMS करेंगे तो मैं उसको जवाब भी दूंगा और जो अगर गड़बड़ होगी तो उसको ठीक भी करूंगा। आपका बहुत धन्यवाद। नहीं, 95 लाख है इसका टारगेट। जो आंध्र का है उसने जो अपना ईयर दिया है वो 24 है, 2024। नहीं, अभी नहीं, इस बार कम है। हाँ, 54। हाँ, नहीं, वैसे ओवरऑल जो हाउस होल्ड है आपके राज्य के उसका 57% अचीव कर लिया, लेकिन जो लक्ष्य लिया था जिसके लिए पैसा निकाला गया था कि वो कितना होना था, वो 95 लाख होना था। साइट पर देखकर ही बता पाएंगे गांव की संख्या। आप भी देख सकते हो, मुझसे पूछने की बजाय आप साइट पर चले जाओ तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, पैसा हम सैंक्शन नहीं करते, मैंने आपको पहले ही कहा। हम पैसा रखते हैं जितना राज्य सरकार को चाहिए। अगर उसको 100 रुपये खर्च करने तो 40 उसको खर्च करने पड़ेंगे, 60 वहां से कभी भी निकाल सकते हो। हमने इस बार 60,000 करोड़ रखा हुआ है। अगर उनको एक साथ 20,000 करोड़ चाहिए तो वो उसका पैसा वो खर्च करे। जी, प्रपोजल की जरूरत ही नहीं है सर। ये ग्रांट नहीं है, ये तो पैसा रखा हुआ है। जितना आप खर्च करोगे उतना वहां से निकाल लीजिए। लक्ष्य है कि आपको आप ही ने उन्हीं ने तय किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने तय किया है कि इस साल तक हम 100% को कर लेंगे। इसलिए कोई हम पर आरोप नहीं लगा पा रहा है, इसलिए तो नहीं बोल पा रहे हैं लोग। नहीं, मुझे लगता है आपने मेरी बात सुनी नहीं। मेगा फूड पार्क की स्कीम 2014 के पहले की स्कीम है और वो डेवलपमेंट के लिए दी गई थी मेगा फूड पार्क की कि कोई भी प्राइवेट ओनर अपनी ज़मीन को डेवलप करेगा उसमें 50 करोड़ भारत सरकार देगी। शर्त थी कि वो उसमें से 10 या 12 यूनिट लेकर लगाएंगे। डेवलप करने के बाद वो अपनी भी यूनिट लगाएंगे। बीच में कॉमन फैसिलिटीज़ है उसमें जो डेवलप भारत सरकार के पैसे से होनी थी। तो इसलिए राज्य सरकार का जो मैंने नाम लिया है तो प्राइवेट भी ले सकता है और राज्य सरकार के निगम ने भी हमसे पैसा लिया तो हमने उसको दिया है। नहीं, ग्रे वाटर का तो मुझे लगता है कि आप भी जाते हैं, जैसे पानी निकला, अब गंदा पानी है, पानी उपयोग करेंगे तो गंदा होकर जाएगा। तो किचन का पानी तो आप कहीं भी उपयोग कर सकते हैं, झाड़ पर डाल दीजिए, मवेशी पी लेगा, आप भी अपने दूसरे काम में ले सकते हैं। लेकिन टॉयलेट के पानी को तो ट्रीट करना पड़ेगा। तो ट्रीट करना है या ज़मीन के भीतर डालना है तो ट्रीट किए बगैर डालना मतलब हम ग्राउंड वाटर को डैमेज करेंगे। लेकिन डालना उसको ज़मीन के भीतर ही चाहिए, क्योंकि अगर अंडरग्राउंड वाटर से को हमको लेवल पर रखना है
तो हमको पानी जितना हम उपयोग करते हैं उतना तो कम से कम डालें, इससे काम चलेगा नहीं। और उससे ज़्यादा डालने के बारे में प्रधानमंत्री जी का लक्षित कार्यक्रम है। लेकिन ग्रे वाटर को ट्रीट करके अगर हम ज़मीन के भीतर डाल देंगे तो मानकर चलिए कि बरसात के अलावा जितना हम उपयोग करते हैं उसमें से अगर हमने 70% डाल दिया, बाकी बरसात से हम रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन गंदा अगर भीतर जाएगा तो हमारे अंडरग्राउंड वाटर को भी खराब करेगा। पूछिए। अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से कितना काम हुआ, कितना पेंडिंग है और कुछ उसमें हर्डल्स है? नहीं, हमारी तरफ से कोई हर्डल्स नहीं है। जब समझौता हुआ था राज्य के उस समय, तब ये था कि 100% ग्रांट बांध बनाने की और सिंचाई की जितना भी सिस्टम खड़ा करना है उसके लिए भारत सरकार को पैसा देना है। ये भी तय था कि वो 13-14 वर्ष की जो कीमत है उसके आधार पर उस प्रोजेक्ट का पैसा मिलेगा। लेकिन अब उसके बाद काम में जो गति होनी थी वो नहीं हुई, चीज़ें आगे बढ़ती गई, तो जो कास्ट है वो बढ़ गई है। इस बात को लेकर राज्य ने कहा है कि साहब वो कास्ट बढ़ गई है, जो भी एजेंसी होगी। दूसरा कुछ एडिशनल चीज़ें उसमें जोड़ने की बात की गई, बिजली पैदा करना या पेयजल की बातें करना, इस पर लेकर बातचीत हुई है। हर्डल्स नहीं है, ये नई डिमांड थी जो उसमें जोड़ी गई। तो कास्ट को लेकर अभी जो हमारे सचिव हैं वो उसको लेकर उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी है तो ये तय कर रही है। अब 2022 की कास्ट लेना तय हुआ, 2013 और 14 की कास्ट पर हम पेमेंट करेंगे, तब तो 29,000 करोड़ था। अगर आज की कास्ट आप देखेंगे तो देरी जब होती है तो कॉस्ट तो बढ़ती है। तो इन बातों को लेकर सचिव के स्तर पर एक कमेटी है जो अभी इस पर बैठ रही है, कोई ना कोई उसका रास्ता निकलेगा। देखिए, एक बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब कभी आप कोई परियोजना लगाते हैं, एजेंसी राज्य होती है। जैसे जल जीवन मिशन है, पैसा तो हम दे रहे हैं, काम तो राज्य सरकार कर रही है। अगर गुणवत्ता में कमी है तो शिकायत आप हमसे करते हैं, तो हम कोई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की बात करते हैं। तो सिस्टम तो होता है, लेकिन अब जो चीज़ें आगे बढ़ गई, अब ये जो बड़ा चैलेंज है कि साहब कास्ट इतनी एक्सीलेंट हो गई है, इतनी बढ़ गई है, आप उसको कास्ट को कहाँ से बियर करेंगे, या कंपोनेंट आप बढ़ा रहे हैं। तो ये तो नए एडिशंस है ना, बांध बनना, बांध बन गया, नहर बननी है, तो इसके लिए तो भारत सरकार ने कहा था, इस पर चर्चा चल रही है। इससे आगे मुझे लगता नहीं बोलना चाहिए मुझे। नहीं, मैं इतना कह सकता हूँ, जिस समय 2013 और 14 की कास्ट थी उसके हिसाब से 29,000 करोड़ था। आज की कास्ट के बारे में क्या है ये वो टेबल पर बताएंगे। अभी मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। अभी तक जो काम हुआ, अब तो डिबेट शुरू हो गई, आपने खाली में जवाब दिया।